तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगे, अभिक्रियाएं हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर रिएक्शन पर भी एक वीडियो लाइए। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी जो भी कमेंट आती है मैं उसको पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं कोशिश ये करता हूँ कि यदि सही समय होगा तो उस वीडियो को, उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास मैं करता हूं और करता रहूंगा आगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं अभिक्रियाओं को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। संपूर्ण किताब की बात हो रही है, यहां पे लिखा है ना संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। और याद रखेंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना हम रिएक्शन बता रहे हैं उतना आप अब तैयार कर लेते हैं तो ठीक है ना। तो चलिए जी अब समझते हैं। याद रखेंगे सभी नेमिंग रिएक्शन है। पहले आज के इस वीडियो में नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम आगे इस वीडियो के अंत में कुछ आपको सजेस्ट करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे हम कराएंगे जी, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहला यहाँ पे हमने लिख दिया है, पहला हमारा है जो है कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले आता है कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। क्या क्या बनता है जी? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, ठीक है ना, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे हम सिंपल सा क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, यही ना होता है फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र। तो HCHO हमने लिख दिया, परंतु फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे हम दो अणु लेंगे। तो यहाँ पे हम दो लिख दें या एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं HCHO, ठीक है, तब भी ये दो अणु हो गए फॉर्मल्डिहाइड के। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही हम इनकी क्रिया कराएंगे ना तो क्या होगा, तो समझिएगा यहाँ से ये होता है कि यहाँ से समझिएगा, यहाँ से ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है ये इतना बाहर निकल जाता है। जैसे C है और एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो C और 3 हाइड्रोजन है तो H3 मतलब CH3 यहाँ से निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे अगर हम कहें तो ये बन जाते हैं CH3OH, ठीक है ना। तो यहाँ से CH3 निकला, यहाँ से OH निकला, ठीक है। तो CH3OH बन गए। उसके बाद बचा क्या है, तो देखिए यहाँ पर CHOO मतलब ऑक्सीजन बचा है, इधर सोडियम बचा है। तो सिंपल सा इसको हम लिख देंगे HCOONA लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख देंगे HC, ठीक है ना, HCOONA, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा OONA, ठीक है ना। ये सोडियम है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने केवल समझाने के तौर पे बताया कि यहाँ से ये सब निकले हैं, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो मैं अब इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये है मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन है ना तो मेथिल एल्कोहल। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। ये क्या है, ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा था कि जब देखिए फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है जी।
चलिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो रिएक्शन यहाँ पे आता है स्मिट अभिक्रिया। अच्छा मैं आपको एक और आपको कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं पर मिस्टेक हो ना, तो थोड़ा सा आप सुधार करने का प्रयास अपने तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कमेंट में नहीं करना है क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। जैसे यहाँ पर ही फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा नाम में गलत है, यहाँ पे ड होना चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा सा द हो गया है, तो इतना थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए स्मिट अभिक्रिया है, तो वास्तव में तो स्मिट इस तरीके से ही हम लिखते हैं स्मिट, पर यहाँ पे ये वाला स आ गया है, तो थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं जहाँ पर भी आएगा थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये स्मिट अभिक्रिया है, तो क्या कहा जा रहा है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सबसे पहले जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मेथिल एमीन बनता है। अब मेथिल एमीन बनता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल को हम ले लेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल जैसे N3H, ये एक हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक है ना। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से हम कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, कह रहा है कि मेथिल एमीन बनता है। कैसे बनेगा मेथिल एमीन, तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से हमारा पहली बात तो यहाँ से CH3 निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो CH3 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकलता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 3 नाइट्रोजन है, तो यहाँ से एक नाइट्रोजन निकलेगा, ये H, ठीक है। और यहाँ से भी एक H निकलता है, तो ये H2 हो जाएगा। तो ये H2 यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है ना, तो NH2 हो गया। बात आप समझ गए ना। अब क्या क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 नाइट्रोजन बचा हुआ है। ये हाइड्रोजन तो निकल गए हैं, यहाँ से एक नाइट्रोजन भी निकल गया है, तभी ना NH2 हो गया है। तो ये CH3NH2 ये बाहर निकल गए। उसके बाद बचा क्या, अब यहाँ पे केवल 3 नाइट्रोजन थे, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल अब कितना बचा है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे CO मतलब 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो CO2 भी लिख सकते हैं। तो यही दोनों साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक होता है N2 और एक होता है CO2, ठीक है ना। तो यही तो हमारा बन गया ना। अब क्या क्या कह रहा था मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके भी बताना चाहूँगा। देखिए ये क्या, इसका नाम क्या है, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ये क्या है, ये हमारा मेथिल एमीन है। मेथिल एमीन एक कार्बन है, तो मेथिल एमीन, ठीक है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हमारा तीसरा जो आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है समझते हैं जी। कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालवीन बनता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम कराएंगे अभिक्रिया, और किसमें उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से कराएंगे, ठीक है ना। मेथिल क्लोराइड से कराएंगे तो हमें टालवीन मिलेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा हम रिएक्शन से समझ लेते हैं जी कैसे होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात, इसकी उपस्थिति में कराएंगे बेंजीन की क्रिया। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग हम इस तरीके से बना देंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक मतलब इसके 6 सिरा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
प्रत्येक सिरों पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो कहीं भी दिखा सकते हैं, 6 भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, बट मैं केवल यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं के हमारा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बेंजीन हो गया। तो जब बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से हम करा देंगे। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। तो जब हम बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में हम कराएंगे जी, तो AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो जैसे ही कराते हैं तो ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हटा देते हैं उसके स्थान पे, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे ऊपर जुड़ जाता है CH3, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला ये क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है तो HCl बना देता है, ठीक है ना। तो यही तो बन गया। ये जो हमें यहाँ पे मिला है इसी का नाम है टॉलुइन, ठीक है ना, यही इसी को हम टॉलुइन कहते हैं। ये क्या है, क्लोरो मेथिल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं या क्लोरोमेथेन भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेथिल क्लोराइड के हैं या क्लोरोमेथेन के हैं, दोनों बात एक ही है। तो मेथिल क्लोराइड ही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट आप ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो है बूटस फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि जब एल्किल हाइलाइड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डैश से भी बताता चलूंगा। यहाँ पे कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, जब एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर के साथ शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं, सोडियम के साथ हम शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्किन एरिल बनता है। क्या बनता है जी, एल्किन एरिल बनता है। इसी को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूं तो एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है, तो एल्किल हाइलाइड का सिंपल सा मतलब होता है RH। ये हमारा एल्किल है, ये हाइलाइड है, तो एल्किल हाइलाइड हो गया। तो एल्किल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सभी एल्किल ही है। और ये हाइलाइड का मतलब जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी हाइलाइड हैं, ठीक है ना। इन सभी को आप याद रखेंगे, आइए, ठीक है। तो ये कह रहा है एल्किल हाइलाइड, या तो हम इन दोनों में से कोई भी ले ले, ठीक है, या एरिल हाइलाइड हम ले लेते हैं, ठीक है। एरिल का मतलब होता है जैसे एक बेंजीन रिंग हो और इसके साथ कोई भी हाइलाइट जुड़ा हो। हाइलाइट का मतलब इसके साथ कोई भी X जुड़ गया हो, X मतलब ये चारों में से कोई भी, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, एरिल हाइलाइट कहलाएगा। तो जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड में से किसी एक का भी, ठीक है ना, जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर से आपको पहले समझा दे रहा हूं, फिर एग्जांपल दूंगा। जैसे हम सबसे पहले एरिल हाइलाइड को ले लेते हैं। ये एक एरिल हाइलाइड हो गया, ठीक है। तो एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड, अब एल्किल हाइलाइड को ले लेते हैं जैसे RH। तो जब एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, इनके मिश्रण को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, Na के साथ। 2 मात्रा में हम यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं। तो 2 मात्रा में सोडियम लेने से अच्छा है कि यहाँ पे हम 2 सोडियम लिख दें, एक सोडियम एक सोडियम। तो जब सोडियम के साथ हम क्रिया कराते हैं और शुष्क ईथर में हम प्रवाहित करेंगे ना, तो आपको ये बात याद रखना है कि हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ये बेंजीन रिंग के साथ हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये जो R है ना, ये इस X को हटा देता है, तो यहाँ पे ये R आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है और 2 ये X है, तो यहाँ पे ये NaX हो जाता है, 2 लिख देते हैं। जैसे 2 लिख दिया गया, 2 सोडियम हो गया और 2 X भी हो गया, यहाँ पे भी 2 X है, मतलब हाइलाइड है, तो ये हो गए,
ठीक है ना। और यहाँ पे चुपचाप बस X के जगह पे ये R जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें कहा जा रहा है कि ये क्या है, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, एरिल हाइलाइड, ठीक है। ये क्या है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। तो जब एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं और किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एल्किन, एल्किल एरिल मिलता है, एल्किल एरिल मिलता है, ठीक है ना, एल्किल एरिल मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे। जब एरिल हाइलाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, एल्किल एरिल बनता है और इस अभिक्रिया को बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हुआ किस तरीके से बनता है। एक एग्जाम्पल से मैं इस पर समझा दे रहा हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से कभी भी समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या ले लेते हैं, एक बेंजीन रिंग इस तरीके से ले लिए हमने, X के जगह पर जैसे हमने Cl ले लिया, क्लोरीन, ये एक हाइलाइट ही है, तो ये क्या हो गया, बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे R के जगह पर CH3 ले लेते हैं, X के जगह पे हमने क्या लिया है, Cl लिया है, तो Cl हम लिख देते हैं, और 2 सोडियम है तो 2 हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया। और जब क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। तो क्या बनता है यहाँ पे, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे CH3 जुड़ जाता है, ठीक है ना, ये CH3 जुड़ जाता है, और यहाँ का 2 सोडियम और 2 ये क्लोरीन ये बाहर निकल जाते हैं, तो ये बनाते हैं 2 सोडियम 2 क्लोरीन बाहर निकल गया तो 2NaCl बना दिए, ठीक है ना। तो ये मेथिल बेंजीन ये बनाते हैं। तो अदरवाइज ये हमारा एग्जाम्पल इस पर हो जाएगा जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम टू सेम इसी का एग्जाम्पल हमने दे दिया है, बस केवल हमने क्या किया है, जहाँ R है वहाँ पे CH3 ले लिया है और X है वहाँ पे Cl हमने ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ले लीजिए। चलिए जी, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये तो अभी 5 हमने पढ़ा है, अभी बहुत सारे पढ़ने हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ ना कि मुझे खुद अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सभी रिएक्शन हम बता दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं यही कहूँगा, सभी रिएक्शन को आप पढ़ रहे हैं ना, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लिए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी समय है अभी भी आपके पास, कॉपी पेन लेकर आ जाइए, बैठिए, अच्छे से लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। क्योंकि आज आप अपने प्रति सीरियस नहीं होंगे तो कौन होगा आपके प्रति सीरियस, पता नहीं आप समझ भी पाते हैं या नहीं मेरी बातों को, ठीक है ना। बट मेरा कहना काम है, मैं कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कभी गिल्टी महसूस ना हो कि मैंने शायद आपको कहा नहीं या बोला नहीं, ठीक है ना। तो अब तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, क्या करते हैं। रीमन टीमन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे कह रहा है जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम फिनॉल को क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे। फिनॉल को हम ले लेते हैं, जैसे फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग, ये है हमारा बेंजीन रिंग, सॉरी फिनॉल हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ गया तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो जाएगा,
CHCl3 होता है, CHCl3, हाँ CHCl3। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे, 3 मात्रा में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। तो जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ हम कराते हैं, अब किसके साथ भी, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे ना, इसको हम गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देंगे तो हमें एसिटिक एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना, हमें क्या मिलता है, एसिटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा ये रिएक्शन समझना पड़ेगा आपको। ये OH है तो ये OH हमने दे दिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से CH निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ से देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 सोडियम है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 ये मतलब यहाँ से CH निकलता है, यहाँ से O निकलता है, ठीक है। तो ये CH निकला, यहाँ से O निकला, तो CHO हो गया ना। तो ये CHO यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी का नाम है क्या है, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटिक एल्डिहाइड इसी का नाम है, ठीक है ना, एसिटिक एल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताया था कि बेंजीन रिंग होता है ना, तो इसमें 6 सिरा होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 सिरा होता है, 6 पर हाइड्रोजन होते हैं, पर हम केवल कहे हैं कि जो आवश्यकता होती है केवल ऊपर, तो उस पर ही हम दिखाते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप सोचें, यहाँ पे अगर आप सोचें तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन होगा ना, पहले से जो हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन को निकाल दिया है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, ठीक है, ये CHO जुड़ गया है। तो मतलब यहाँ के एक हाइड्रोजन आप दिमाग में अपने रखिएगा कि ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आप समझिए, अब देखिए यहाँ पे 3 Cl है, ठीक है जी, यहाँ पे 3 सोडियम है और यहाँ पे 3 क्या है, क्लोरीन है। तो ये कैसे निकल जाएंगे, ये इस तरीके से निकल सकते हैं, 3 मात्रा में NaCl, 3 सोडियम 3 क्लोरीन है, तो 3 NaCl बन के निकल जाएंगे जी। अब यहाँ से बचा क्या, केवल इसमें बचा है, इसमें देखिए ये सोडियम तो निकल गया है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकल गया है, 3 ऑक्सीजन थे, 1 निकल गया है, तो मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब 3 मात्रा में हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 3 मात्रा में हाइड्रोजन बचा हुआ है। और 1 हाइड्रोजन ये बाहर से भी तो है ना, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये वाला, तो ये 3 तो यहाँ पे, एक और यहाँ पे चला गया, तो मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2H2 लिख सकते हैं। और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे केवल हम O लिख देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब 2H2O बाहर निकलता है, तो यहाँ पे 2H2O लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी रिएक्शन। देख लीजिए आराम से, देखिए हमने क्या कहा था कि जब फिनॉल की क्रिया, ये याद रखेंगे, यहाँ पे H एक होता है। स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन, ये तो दिमाग में नहीं रहता है, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कैसे आ गए, 3 ही ना होंगे। तो उनको पता होनी चाहिए कि इसके सिरे पर भी 1 हाइड्रोजन होता है। तो ये जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ हम जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लिख लेंगे, यहाँ पे ही लिख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म, फिनॉल। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, ये क्या है, एसिटिक एल्डिहाइड लिख लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, सभी का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपका है तो आप इसको याद करना आपके लिए कंपलसरी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट हमारा आता है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जब कार्बिल मतलब कार्बोनिल यौगिक में, जब मतलब कार्बोनिल यौगिक में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, मतलब कोई भी कार्बोनिल यौगिक हम ले लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई भी कार्बोनिल यौगिक को हम ले लेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और K2CO3 आदि की उपस्थिति में हम संघनित्र करते हैं, तो संघनित्र होता है ना, तो जो एसिटल्डिहाइड होता है उसको संघनित्र होने में एल्डोल बनता है। मतलब एसिटल्डिहाइड का जब हम संघनित्र करेंगे, ठंडा करेंगे, तो एल्डोल बनेगा और उसे ही एल्डोल संघनन हम कहते हैं। तो सिंपल सा हम एसिटल्डिहाइड को लेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या कर देंगे, जब हम एसिटल्डिहाइड को लेंगे और उसको हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड हम ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो एसिटल्डिहाइड के हम दो अणु लेंगे, एक तो यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, एक तो यहाँ पे ये हो गया CH3CHO, ठीक है ना, एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं यही CH3CHO, ठीक है ना। ये एसिटल्डिहाइड के हमने दो अणु ले लिए हैं, हम चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हमने इसलिए लिखा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, संघनित्र करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो ठंडा करेंगे ना, तो यहाँ से हमारा CH3CH, यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बंध जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका आ जाता है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जैसे मैं आपको सिंपल सा लिख के समझा रहा हूँ, ये CH3 है, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा रिएक्शन भैया। CH3 है, यहाँ से CH हम लिखते हैं, फिर से CH, ठीक है, CH लिख दिए, और यहाँ पे देखिए CH3 है ना इसमें, तो इसमें से एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो CH तक लिखें और फिर से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर OH इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन चल गया, यहाँ पे OH हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2 ही ना बचा जी, तीन था CH3 तो CH2 बच गया, तो ये CH2 और फिर से यहाँ पे CHO है, ये बचा, तो इसको भी हम इसी के साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो कैसे हम जोड़ेंगे, ये CH2 है तो हम लिख देंगे CH2 और फिर से CHO है तो CHO, ठीक है ना, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, जिसे हम एल्डोल संघनन इसी अभिक्रिया को कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है ना, मैं जस्ट अ सेकेंड देख लूं, चलिए कोई नहीं, मैं इसको पास कर दे रहा हूं, ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है ना। तो ये बात हुआ जी, केवल आपको इतना समझना है ना, कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर केवल यही आपको समझना है कि यहाँ पे CH3CHO है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, CH3CH लिख दिए हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया तो H और O, तो HO मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया है, और फिर से यहाँ पे क्या कितना बचा, तब CH2 ही ना बचा जी, CH2 बचा और यहाँ पे CHO है तो ये बचा, तो इसी को फिर से सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया है। ये क्या है, ये एल्डोल है, ठीक है ना, यही तो एल्डोल है ना, इसी को तो हम एल्डोल कहते हैं, तो ये हमारा एल्डोल है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात याद रखेंगे, इसको संघनित्र करते हैं मतलब ठंडा करते हैं, ठीक है ना, संघनित्र करते हैं, ठंडा करते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी।
नेक्स्ट, अब हमारा आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है तो समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है जब कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाता है तो उसके मिश्रण से क्रॉस एल्डोल संघनन, उसी को हम मिश्रित एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए इन दोनों अभिक्रियाओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एल्डोल संघनन यहाँ पे कह दिया और यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल संघनन कह दिया। तो इसमें कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिकों के दो एक समान अणुओं के बीच क्या, एक समान अणुओं के बीच संघनित्र न कराकर, कह रहे हैं न कराकर, ठीक है ना, एक साथ मतलब एक ही प्रकार के ये क्या थे, दो क्या थे, कार्बोनिल यौगिक थे। देख रहे हैं ना CH3 फिर से CH3OH है, तो ये एक ही प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों के साथ हमने संघनित्र कराया है तो एल्डोल मिला है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिकों के दो एक समान अणुओं के बीच संघनित्र न कराकर, ठंडा न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनित्र कराया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन हम कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे हम एक रिएक्शन से आपको हम समझाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं HCOH, यह हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम किससे, एसिटल्डिहाइड से क्रिया करा देते हैं, CH3CHO। ठीक है, तो जब हमने फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, याद रखेंगे, OH फिर से CH2CH2COH, ये हमारा बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे, ये इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड हम कहते हैं इसे। ठीक है ना। ठीक है जी। अब देखिए ये कैसे बना है, थोड़ा सा मैं इसका अच्छे से बता दूं। ठीक है ना, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड। ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड, प्रोपिनॉल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड। तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए अब रिएक्शन तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं क्या यहाँ से हुआ है। यहाँ से समझिएगा, देखिए अगर हम इसमें कहें तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तो CH2, इसको ये CH2 बन सकता है और ये O आप याद रखेंगे। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये CH3 है। ठीक है ना, यहाँ पे ये CH3 है, तो यहाँ पर हम CH इसको लिख सकते हैं। बताइए, ये CH3 है तो CH2H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक आप याद रखेंगे, ये CH2 हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो CH2 और ये O है, तो यहाँ पे एक O बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक O बचा हुआ है। और इसको अगर हम चाहें, इसको मतलब CH3 को अगर हम चाहें तो CH हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा देखिए ये हमें मिल गया CH2 और एक यहाँ से हमें CH2 ये मिल गया। और एक और देखेंगे कि OH यहाँ से मिल गए हैं, तो यही OH को हमने यहाँ पे OH लिखा है। फिर से ये CH2 है तो ये CH2, फिर से ये CH2 है तो ये CH2, और फिर से अंत में CHOH है ना, तो यही CHOH लिखा है। और इसी को तो हम कह रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल्डिहाइड। यही तो बात हमने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है ना। तो यही सब आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए जी,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त विषैला फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को किससे, एनिलीन प्राथमिक एमीन से हम क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो प्राथमिक एमीन से हम यहाँ पे क्रिया करा लेते हैं, जैसे कि C6H5NH2, ठीक है, ये एक प्राथमिक एमीन हो गया, ठीक है ना। अब प्राथमिक एमीन की क्रिया हम किससे, क्लोरोफॉर्म से। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम 3 मात्रा में ले लेते हैं। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 3 मात्रा में लेकर इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि फेनिल, ठीक है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। तो फेनिल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये कैसे हुआ है, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और जल के अणु मिलते हैं। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 मात्रा में KOH प्लस 3 मात्रा में H2O का निर्माण होता है। तो ये हमारा टोटल कुल हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे ये बना, इसको मैं समझा रहा हूँ अब आपको। देखिए ये सबसे पहले क्या है, ये प्राथमिक एमीन है, ठीक है ना, जिसे हम एनिलीन हम कहते हैं, ठीक है ना, एनिलीन। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे C6H5NC है, ठीक है ना। इसी को फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। अच्छा, मैं नाम इसीलिए लिख देता हूँ ना, क्योंकि आपको भी ऐसे लिखने का मतलब प्रैक्टिस हो, आप बिल्कुल आप लिखिएगा नाम। आप थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि सर रिएक्शन भी समझा दीजिए, तो समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बनता है, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ से CH निकलता है, C6H5 निकलता है, और उसके बाद यहाँ से एक नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ से एक ये C। मतलब सिंपल सा कहें तो यहाँ पर C6H5NC, तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो वही C6H5NC यहाँ पे है, ठीक है ना। तो C6H5NC हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे केवल क्या बचा है, H2 बचा है, इस बात को याद रखेंगे। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर HCl3 बचा है, HCl3 बचा है ना। तो समझिएगा, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 3 पोटेशियम के साथ 3 क्लोरीन भी निकल जाता है। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन है, तो वही 3KCl ये बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, अब केवल यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर केवल यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोरीन तो निकल गया ना। तो यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 1 2 3, और 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। यही ना बचे हुए हैं जी। तो देखिए 2 1 3 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो 6H2 लिख सकते हैं,
3H2 और 3 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हम लिख देंगे, तो 3H2O हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यही 3H2O हमारा हो गया है। ठीक है ना, तो ये आप रिएक्शन में याद रखेंगे। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे ना, हो जाएगा आपका। यहाँ से केवल C6H5NC ये हमारा सबसे पहले बना है फेनिल आइसोसाइनाइड। यहाँ से 3 के पोटेशियम और 3 क्लोरीन निकल गए हैं, तो 3KCl ये बाहर निकल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए थे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, तो 6H2 लिख सकते हैं। और फिर से 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो 3H2O हमने लिख दिया। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ले लिए होंगे। चलिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को अगर बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसमें कुछ टाइपिंग में भी मिस्टेक है, अदरवाइज इसको मैं बाद में आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया आप पढ़ सकते हैं या कमेंट में बताइएगा, ठीक है, या आपको पता हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि समीकरण संतुलित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है ना, देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है उसके बाद, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो गलत आपको नहीं, कोई भी स्टडी मतलब कोई भी चीज़ें गलत क्यों सीखें आप भैया, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा से सीखें। हेलोफॉर्म अभिक्रिया को मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो शायद इस पर बना दिया हूँगा, तो आपके लिए क्या कीजिएगा, ये टोटल वीडियो देखने के बाद लिखिएगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला आता है गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसको हम समझते हैं जी। कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। इसी को गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं, तो ये हमारा एक बेंजीन हो गया, ठीक है ना, और एक हम यहाँ पे H दिखा दे रहे हैं, ये बल्कि सभी जगह होता है बट एक हमने H दिखा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो जब हम बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के साथ हम कराते हैं, ठीक है ना। और किसके साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो जब हम ऐसा कराते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। अब वो कैसे मिलता है समझिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकलता है और ये हाइड्रोजन इसके बीच में जुड़ जाता है, तो CO है ये, मतलब C और फिर से ये H बीच में जुड़ गया, H और O है तो O, तो ये CHO हो गया ना। और यही CHO जाकर ये हाइड्रोजन को हटा देता है, तो जैसे ही हटाएगा तो ये जो बेंजीन रिंग है, ये तो बेंजीन रिंग है और CHO इस पे जाकर जुड़ जाता है, तो जैसे ही ये जुड़ेगा ना तो ये CHO हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे Cl है, इससे क्रिया कर लेगा, तो इससे जब क्रिया करेगा तो HCl बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है, मतलब आप समझ गए, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ा तो ये CHO हो गया, ये CHO इस हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया है। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया कराकर HCl बना दिया है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब ऐसे नहीं बनाना है, बस मैं केवल समझाने के तौर पे बना देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ एक काम कर लीजिएगा, नाम लिखिएगा बेंजल्डिहाइड, ये मुख्यतः ये लिख दें, सॉरी ये तो बेंजीन है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जब अभिक्रिया, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ
कास्टिक पोटास KOH के जलीय विलयन में उपस्थित जलीय विलयन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि जब मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड द्रव, मतलब कोई भी हम सिंपल से कहना एलिफेटिक या एरोमेटिक हम क्या ले सकते हैं, एमाइड ले सकते हैं, ठीक है ना। एरोफेटिक ले या एरोमेटिक ले तो कोई भी हम एमाइड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एमाइड ले लेते हैं RCONH3, ये एक हमने एमाइड ले लिया। ये एमाइड का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्या है, एल्किल है। तो RCONH3 ये क्या है, एमाइड है। तो जब हम कोई भी एमाइड द्रव को लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, ब्रोमीन Br के साथ हम क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो हम जब Br के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, Br के साथ Br2 के साथ हम क्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ, और कास्टिक पोटास भी लेंगे। तो कास्टिक पोटास के 4 अणु हम लेंगे। चलिए कास्टिक पोटास के 4 अणु हम ले लेते हैं KOH। तो जब कास्टिक पोटास के 4 अणु लेंगे और क्रिया कराएंगे, समझ रहे हैं ना, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड, मतलब सिंपल से कहना तो जब कोई एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। जैसे कैसे होगा, तो यहाँ से एक R निकलेगा और यहाँ से NH2 निकलेगा, यहाँ से NH2 निकलेगा, तो यही R और NH2 यहाँ से निकल गए। तो RNH2 ये निकल गया। तो यहाँ पर देखिए एक याद रखेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो NH2 निकला है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे CO भी बचा हुआ है, ये याद रखेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए 4 मात्रा में पोटेशियम है और यहाँ पे 2 मात्रा में क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ से क्या होता है, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन के साथ क्रिया कर लेता है, तो 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड ये बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 पोटेशियम था तो 2 के साथ तो क्रिया कर 2 के साथ 2 ब्रोमाइड के साथ क्रिया कर लिया, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम बचा हुआ है और यहाँ पे OH भी बचे हुए हैं। तो अब समझिए ये जो 2 पोटेशियम बचा हुआ है, ठीक है, ये जो 2 पोटेशियम यहाँ पे बचा हुआ है और ये 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं K2 लिख सकते हैं। और उसके बाद C है तो C लिख देंगे और यहाँ पे O है तो O लिख देंगे, ठीक है ना, CO। तो देखिए यहाँ पे तो एक O है और यहाँ पे देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन भी तो है ना, 2 तो यहाँ से मतलब इससे क्रिया करके निकल गए हैं। तो 2 पोटेशियम बचा है, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। तो एक था ही और 2 और जुड़ गए तो यहाँ पे ये 3 मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगा, तो K2CO3 बन गया। तो अब केवल यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है 2 मात्रा में ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे 4 मात्रा में हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है ना, 4 मात्रा में हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है, यही ना बचे हुए जी। तो 4 मात्रा में हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं और ये 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल बन गया जी, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया कि एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। चलिए रिपीट कर दें, चलिए एक बार और मैं रिपीट करके आपको समझा दे रहा हूं। ये क्या है, एमाइड है। तो जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब हमें जो क्या मिलता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्या हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ से R निकला है, यहाँ से NH3 निकल गया है, ठीक है ना। तो NH2 निकला है तो RNH2 निकल गए हैं, तो RNH2 यहाँ पे प्राथमिक एमीन बन गया है। यहाँ पर क्या बना, बचा क्या है, तो बचा हुआ है यहाँ पे CO बचा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यही बचे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर तो 4 मात्रा में, यहाँ पे देखिए 4 मात्रा में पोटेशियम है, 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन के साथ क्रिया कर लेंगे तो 2KBr बन जाएगा। तो यहाँ पे तो अब कुछ नहीं बचा, तो इसको छोड़िए। यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे 2 मात्रा में पोटेशियम बचा है,
4 मात्रा में ऑक्सीजन बचा है और 4 मात्रा में ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं जी। तो अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से देखिए 2 पोटेशियम, ये 2 पोटेशियम है, ये 2 पोटेशियम को हम K2 लिख सकते हैं तो K2 लिख दिया है, और CO है तो CO लिख दिया है। तो यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें से 2 निकल गया, तो अब कितना बचा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हुए हैं, ये बात याद रखेंगे। तो 2 अगर इसमें जुड़ गया तो CO3 हो जाएगा, तो वही K2CO3 हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर अच्छा एक और चीज याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पर तो ओहो गलती हम थोड़ा सा कर ही दिए थे, यहाँ पर CONH2 होगा, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला सबसे बड़ा गलती यहाँ पे हम किए थे। जैसे यहाँ पे एमाइड का सूत्र होता है, एमाइड का स्ट्रक्चर RCONH2 होता है, तो ये तो यहाँ पे तो RNA2 निकल गया है, तो पहले ये निकला, ठीक है ना। फिर से यहाँ से 2 पोटेशियम 2 ब्रोमाइड निकल कर, तो यहाँ पे 2 KBr निकल गया। फिर से यहाँ पे 2 पोटेशियम और CO, और फिर से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो यही K2CO3 निकल गया। अब देखिए अब बचा क्या है, केवल बचा है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 को H2O लिख दिए और O लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस पर मुझे एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा क्या, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है ये, इस पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये तो स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, R की जगह पर जैसे CH3 हम ले सकते हैं, CONH2 हम ले सकते हैं, और इसको Br2 प्लस 4 KBr कि सॉरी 4 KOH के साथ क्रिया करा देते हैं। यहाँ से CH3NH2 निकल जाता है, तो CH3NH2 निकल गया। अब बचा क्या, अब यहाँ से केवल यहाँ से 2 पोटेशियम निकलता है 2 ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे 2 KBr निकल गया, ठीक है। यहाँ का 2 पोटेशियम इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो K2 और CO3 बन गया, यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी, ये क्या है, मेथिल एमीन हो गया है हमारा, ठीक है ना। तो मेथिल एमीन हमारा बन गया है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, ये मेथिल एमीन है हमारा, नाम आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला आता है रोज़ेमुंड अभिक्रिया। रोज़ेमुंड अभिक्रिया क्या है समझिएगा। कह रहा है कि जब एसिटल क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक PD और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एसिटल डिहाइड बनता है, उसे रोज़ेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एसिटल क्लोराइड को हम लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जब हम एसिटल क्लोराइड को हम लेते हैं, एसिटल क्लोराइड को, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ हम क्रिया कराते हैं। जैसे कि एसिटल क्लोराइड को हम ले लेंगे, तो एसिटल क्लोराइड मतलब इसका हम एक संरचना ले लेते हैं RCOCl, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये क्या है, एल्किल क्या है, क्लोराइड है। तो एसिटल क्लोराइड अभी हम एग्जांपल से भी समझाएंगे। RCOCl हमने यहाँ पे ले लिया है, ये क्या है हमारा, एक एसिटल क्लोराइड है, ठीक है ना। तो एसिटल क्लोराइड को ले लिए और उबलते हुए विलयन में PD और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं और किन की उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटल डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम क्रिया कराएंगे तो एसिटल डिहाइड का निर्माण हो जाता है। कैसे होगा, तो R और यहाँ से एक Cl यहाँ पे बीच में आकर ऐड हो जाता है, तो R हो गया और C और फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो CHO हो जाएगा, तो RCHO हो गया। फिर से अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे एक Cl है, तो ये HCl बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारी क्रिया हो गई जी। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड है, एसिटल डिहाइड, ठीक है।
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एसीटल क्लोराइड, ठीक है ना। तो यही हमारा एसीटल क्लोराइड को PdBaSO4 की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो एसीटल डिहाइड का निर्माण होता है। अब सिंपल सा हम थोड़ा सा रिएक्शन से भी आपको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। जैसे कि R के जगह पे जो एल्किल है इसकी जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH3 हमने ले लिया और COCl हमने ले लिया, और इसको H2 के साथ हम क्रिया करा देते हैं सॉरी। अब PdBaSO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है, तो CH3 और CHO हो जाएगा, तो CHO हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे केवल एक Cl बचा है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यही HCl हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी को हम क्या करते हैं, एसीटल डिहाइड, मतलब इसी का नाम हम सिंपल से कहना है, ये एसीटल डिहाइड है और ये क्या है, मतलब ये एसीटल डिहाइड है, ये एसिटिक क्लोराइड है, ठीक है ना, एसीटल क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, फिर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखेंगे, आप दोनों रिएक्शन लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल सा केवल आप ये भी रिएक्शन लिख देंगे ना तो काम चल जाएगा। उसी का ये स्ट्रक्चर है, ये उसका एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बुटस अभिक्रिया। अब बुटस अभिक्रिया क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बुटस अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल सा, एल्किल हाइलाइड के दो अणु को हम लेंगे और सोडियम धातु के साथ क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। जैसे एल्किल हाइलाइड के दो अणु को लेंगे, जैसे एल्किल हो गया और हाइलाइड हो गया, तो एल्किल हाइलाइड के हम दो अणु को लेंगे, ठीक है ना, और दो अणु को लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, तो मतलब सोडियम धातु से हम क्रिया कराते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जैसे ही हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एथेन का निर्माण, मतलब एल्केन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा, अच्छा दो मात्रा में हम यहाँ पे सोडियम भी ले लेंगे। अच्छा एक और बात हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे दो लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर एक और हम यहाँ पे ऐसे ही RX और फिर से RX, यहाँ पे हम दो ले लेते हैं इस तरीके से, बात आप समझ रहे हैं ना। तो उस तरीके से RX दो लिखने से अच्छा है, RX दो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अब इससे क्या होता है कि सिंपल सा ये दोनों आपस में, यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो R प्लस R, सॉरी R सिंगल बॉन्ड R बन गया, ठीक है ना, R सिंगल बॉन्ड R हो गया, और दो सोडियम और दो हाइलाइड है, तो ये क्या बन गया, 2NaX बन गया, सोडियम हाइलाइड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे जो R दिखाई दे रहा है ना, वो एक तरह के एथेन ही ना है जी, ठीक है, वो एक तरह के क्या है, एल्केन ही है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, एल्केन, ठीक है। और ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, अब इस पर एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। जैसे R है ना, तो R की जगह पर CH3X ले सकते हैं, ठीक है ना, CH3Cl, जैसे क्लोरो मतलब मेथिल क्लोराइड हम कह सकते हैं, या क्लोरोमेथेन भी, और क्लोरोमेथेन के हम दो अणु को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको दो सोडियम के साथ हम क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जैसे ही हम ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा CH3 ये बाहर निकल जाते हैं, CH3 ये बाहर निकल गए, दो सोडियम दो क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया, तो दो मात्रा में NaCl ये हमारा निकल गया है। अब मेथ एथ, तो ये एथेन हमारा हो गया है, इसी का नाम एथेन है, ठीक है ना। ये क्लोरोमेथेन है,
मेथेन या मेथिल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए ले लीजिए। चलिए जी, मैं जानता था वीडियो बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि भैया संपूर्ण किताब के रिएक्शन नेमिंग हम करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। कोई नहीं, जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि चलिए मेहनत आप कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी एक दिन, ठीक है ना। अब देखिए अंतिम हमारा एक आता है उलेमान अभिक्रिया, इसको देखकर वीडियो हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनाइल बनता है। क्या बनता है? डाइफेनाइल। इस अभिक्रिया को ही उलेमान अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम आयोडोबेंजीन को लेंगे, आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में हम कॉपर चूर्ण के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो तब हमें क्या मिलेगा? डाइफेनाइल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो हम एक आयोडोबेंजीन ले लेते हैं, जैसे C6H5 आयोडोबेंजीन। इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ हम आई जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आयोडोबेंजीन ही कहलाएगा। तो ये आयोडोबेंजीन हो गया। आयोडोबेंजीन के हम 2 अणु लेंगे, तो एक हम यहाँ पे ले रहे हैं, अभी एक और हम ले लेते हैं। तो आयोडोबेंजीन को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? कॉपर चूर्ण के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो कॉपर के हम 2 अणु ले लेते हैं, CO, कॉपर के 2 अणु के साथ क्रिया करेंगे आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन की एक और हम यहाँ पे अणु ले लेते हैं, C6H5 तो जैसे ही हम ऐसे क्रिया करते हैं ना, तो डाइफेनाइल हमें मिल जाता है। कैसे मिलेगा? तो यहाँ से हमारा C6H5 निकलता है, यहाँ से C6H5 निकलता है, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो C6H5 और C6H5, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया? डाइफेनाइल मिल गया है, डाइफेनाइल, ठीक है। अब क्या बचा? 2 कॉपर बचा हुआ है और देखिए 2 आयोडीन बचा है, आई 2 आयोडीन। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2CuI, ठीक है, कॉपर आयोडाइड। तो ये हमारा बन गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाइफेनाइल। ठीक है जी। ये क्या है? आयोडोबेंजीन है। आयोडोबेंजीन, ये क्या है? कॉपर है, कॉपर चूर्ण, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनॉइल का निर्माण होता है। तो ये हमारा वीडियो अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लगभग पूरे संपूर्ण आपके किताब के महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं उसको आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती हैं। जाहिर सी बात है, एक नेमिंग रिएक्शन होता है जो कि आज के इस वीडियो में हमने करा दिया है। अब दूसरा एक होता है क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है ना। एक तीसरा होता है कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ये तीनों आप जानते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं इन दोनों पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है जब वीडियो लाइए, ठीक है ना। क्या होता है जब पर वीडियो लाइए, तो पहले इस पर आएगा फिर इस पर हम लाएंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट जैसे करते हैं वैसे हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब की मतलब हम कह सकते हैं ना, हमको सपोर्ट की, इस चैनल को, हमारी फैमिली को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी जाने वाला नहीं है, बट क्या होगा कि मेरे लिए भी थोड़ा सा एक ये होता है, सब्सक्राइबर करने से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब बढ़ने से पैसे कोई भी वो नहीं है, बट ये होता है कि चलिए
स्टूडेंट, मुझे भी देखने से लगता है कि चलिए इतने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है ना। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि इस पर वीडियो लाना है या नहीं लाना है। वन शॉट जो वीडियो आपकी चल रही है वो चलती रहेंगी। केमिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो जल्दी हम कराएंगे। फिजिक्स का लगभग 10 चैप्टरों का आपको कंप्लीट करा दिया गया है वन शॉट का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट का नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ से स्टडी कीजिए। केमिस्ट्री का भी मिलेगा, वहाँ से स्टडी कीजिए। और यदि आप पूरी केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज सभी VBI क्वेश्चन आंसर रहेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट जो 3 प्रकार के रिएक्शन है ये तीनों का आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर से आपको न्यूमेरिकल का भी नोट्स मिलेगा। तो ये चारों चीजें, ये सब कुछ आपको ओनली 99 में दिया जा रहा है, संपूर्ण हिंदी के संपूर्ण आपके केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो यदि आप लेना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस नोट्स को ले लें, ठीक है ना। यदि लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से कहिएगा, हमारी टीम पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वो आपको रिप्लाई देंगे, वहाँ से आप उनको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको तुरंत PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। टाइपिंग नोट्स है, आप चाहें तो अपनी दुकान से भी 2 कॉपी उसका निकलवा सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। ओनली 99 है। और जो पहले से हमारे हैंड रिटन नोट्स जो भी स्टूडेंट लिए हुए हैं उनको मैं बता दूं, ओनली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो दोनों लिए हैं ना, उनको ओनली 29 रुपये पेमेंट करना होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही मिल जाएंगे। जो पहले से लिए हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सभी हमारे पास जो डेटा है वो है, ठीक है, कौन से स्टूडेंट लिए हैं और कैंसिल नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अगर जो लेते हैं तो 149 रुपये में उनको दोनों मिल जाएंगे। तो नीचे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए मैसेज कीजिए और तुरंत नोट्स को ले लीजिए। इंस्टा पे में फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है और इंस्टा का भी लिंक है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।